हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द वुमन हु हैड इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। और यह थीम कह लें, जो कहानी है उसकी थीम है, मतलब थीम कहते हैं जो विषय वस्तु होती है किसी कहानी की, उसे थीम कहते हैं। तो मैं पॉइंट्स में आगे आपको बताता चलूँगा और जब आप समझ जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरह अपने आंसर को लिख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसके कथाकार जो हैं H.E. बेट्स, उनके विषय में बताऊंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ चलूँगा। तो पहले आप सुने हर्बर्ट बेट्स के बारे में। तो H.E. बेट्स का पूरा नाम हर्बर्ट अर्नस्ट बेट्स था। उनका जन्म 16 मई 1905 में हुआ था। वे 20वीं सदी के मशहूर अंग्रेजी लघु कथाकार थे। वे एक मशहूर उपन्यासकार भी थे। उनके उपन्यास लव फॉर लीडिया और फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस बहुत मशहूर हुए। उनका उपन्यास द स्कारलेट स्वॉर्ड भारत के कश्मीर राज्य पर आधारित है। उनका पहला उपन्यास द टू सिस्टर्स था जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अधिकांश कहानियां इंग्लैंड के मिडलैंड्स क्षेत्र का चित्रण करती हैं, विशेषकर उनके जन्म स्थान नॉर्थैम्प्टनशायर का। लघु कथा लिखने की प्रेरणा उन्हें मशहूर लेखक एंटन चेखव से मिली। अंग्रेज लेखक ग्राहम ग्रीन ने उन्हें महान कहानीकार माना और उन्हें एंटन चेखव का उत्तराधिकारी भी कहा। बेट्स का देहांत 29 जनवरी 1974 में कैंटरबरी, केंट में हो गया। हर्बर्ट बेट्स की कहानी द वुमन हु हैड इमेजिनेशन, अर्थात वह महिला जिसमें कल्पना थी, उत्साह से भरे संगीतकारों और गायकों के विषय में है, जो एक बग्घी से गांव की सड़क से होते हुए एंटोनियो सेरेली के घर जाते हैं दूसरे जगह पर किसी गांव में। वे सभी बहुत खुश और उमंग से भरे हैं और अपनी यात्रा का एक दूसरे के साथ भरपूर आनंद ले रहे हैं। वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हुए हंस रहे हैं। उनमें अल्फ्रेड नाम का एक कपड़े का व्यापारी है। उसकी दिलचस्पी अपने व्यापार से ज़्यादा संगीत में है। उसने एक संगीत संस्था बना रखी है जिसका नाम ऑर्फियस मेल वॉइस ग्ली सिंगर्स है, जो दूसरी संगीत संस्थाओं से संगीत प्रतियोगिता में हर वर्ष एंटोनियो के यहाँ मुकाबला करता है। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा हेनरी सॉली भी है। अल्फ्रेड का बेटा हेनरी सॉली अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का युवक है। वह अपने पिता की दुकान संभालता है। उसे हमेशा लगता है कि अगले 50 वर्षों तक उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह अपनी दुकान में सजे पुतलों को पसंद नहीं करता है और अक्सर कल्पना करने लगता है कि वे पुतले जीवित हो उठें। उन सबों को लेकर जाती हुई बग्घी उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर एक जंगल से गुजरती है। वह एक शराब खाने पर यात्रियों के लिए ठहरती है। घोड़े फिर चल पड़ते हैं और बग्घी फिर आगे बढ़ने लगती है और फिर एक गांव से गुजरती है जहां किला नुमा एक बड़ा चर्च है। बग्घी में बैठे सभी लोग उत्तेजित हो जोरों से चिल्लाने और हंसने लगते हैं और बग्घी अपने रास्ते पर चलती रहती है। घाटी में नीचे धूप बहुत तेज है। बग्घी भूसा बनाने वालों के बगल से गुजरती है, जो भरी दोपहरी में एक बड़े पेड़ की छाया में आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं। वे ऊँघते हुए और अभिनंदन करते हुए हाथ हिलाते हैं। बग्घी में बैठी महिलाएं बाहर गांव के जीवन को देख खुश हो हंसने लगती हैं। लगता है कि जुलाई की उस गर्म और तपती दोपहरी में बग्घी का धीरे धीरे चलना सबों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहाड़ियों के ऊपर बग्घी इस तरह चल रही थी जैसे उसके घोड़े बीमार हों। पहाड़ियों के नीचे जाते समय बग्घी रफ्तार पकड़ लेती थी। अल्फ्रेड के बेटे हेनरी को यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा पर आने का उसे पछतावा हो रहा था। रास्ते में सबों को चिड़ियों के चहचहाने और कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। पेड़ों की छाया में बैठे किसान उन सबों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अंत में सभी एंटोनियो के घर पहुंच जाते हैं। एंटोनियो अपनी 28 वर्ष की बेटी मैडलिन के साथ रहता है। हेनरी मैडलिन की सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध हो उठता है। मैडलिन की काली आंखें और
मैडलिन की आंखें काली और अत्यंत खूबसूरत थीं। वह लंबी और छरहरे बदन की युवती थी। उसका विवाह एक असामान्य बूढ़े व्यक्ति से हुआ था। वह अपने मैरून रंग के कपड़ों और चमकती आंखों में बहुत सुंदर दिख रही थी। उसकी कोमल और मधुर आवाज में उदासी की एक हल्की रेखा थी जो हेनरी के दिल को छू गई। हेनरी को देख मैडलिन की आंखों में हल्की चमक और मुस्कुराहट दौड़ गई। उसकी आवाज में शरारत से भरी हल्की सी एक खनक थी। जब हेनरी ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक गया है तो वह अपने पति को पीछे छोड़ और दरवाज़ा बंद कर उसे रास्ता दिखाने चल पड़ी। हेनरी की मुलाकात एक बार फिर मैडलिन से एक झील के किनारे हुई। उसे मैडलिन की आंखों में एक बेबसी, दर्द और खुशी का मिला जुला भाव महसूस हुआ। वहां से लौटते समय जब सभी सदस्य बग्घी में शांत हो बैठ गए तो हेनरी उस युवती के विषय में सोचने लग गया जिसकी आंखों में एक कल्पना थी, जैसा कि एक मछलीमार ने उसे वहां बताया था। हेनरी को लगा कि उस अत्यंत सुंदर और आकर्षक युवती में सचमुच में एक अत्यंत गहरी कल्पना थी जिसने उसे झकझोर कर उसके दिल पर गहरा प्रभाव डाला था। वह एक ऐसा एहसास था जो उसके संग हमेशा के लिए रह जाने वाला था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यह वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं समय समय पर अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।